ये गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है। इस बुक में बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और दूसरी बात यह है कि ये बुक का जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में सेम टू सेम मैच करता है। तो इसी बुक का हम लोग सीक्वेंस सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसको सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट वाइज पार्ट करते हुए अलग अलग वीडियो में। हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के जो टोटल वीडियो है, 1 से लेकर के 6 तक के जो टोटल चैप्टर है उसको सॉल्व कर चुके हैं। ये 7th नंबर चैप्टर है। 7th नंबर चैप्टर में भी हम लोग फर्स्ट 3 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक सॉल्व किए थे, मीन्स 1 to 40। सेकंड पार्ट में हम लोग 40 to 80 तक के सॉल्व किए हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व किए हैं, उससे आगे जो हुआ 81 से लेकर के 120 तक के। अब जो बचा हुआ है वो लास्ट पार्ट बचा हुआ मीन्स 40 क्वेश्चन का अप्रोक्स और बचा हुआ है, जो कि हम आज इस पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 121 से लेकर के आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट में हम लोग को क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। इस बुक को इसको एक बार रिविजन पर्पज़ से या फिर ऐसे भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इसको देख सकते हैं। तो इस पार्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 121 नंबर क्वेश्चन जो मेरा है मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग के लिए दिया हुआ है। तो मैचिंग में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एक्टिविटी, इवेंट, डमी और फ्लोट, 4 तो दिया हुआ है। तो एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इधर दिया हुआ। तो रिसोर्सलेस एलिमेंट, रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट, स्पेयर टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो एक्टिविटी होता है वो रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट होता है। मीन्स इसको रिसोर्स और टाइम दोनों की ज़रूरत पड़ता है जो एक्टिविटी होता है। बट जो डमी होता है, इसको डमी एक्टिविटी भी बोलते हैं। जो डमी होता है इसको नॉट रिसोर्स एंड नॉट टाइम, इसको किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इससे कर सकते हैं जो डमी हो गया वो रिसोर्सलेस एलिमेंट हो गया, और एक्टिविटी का जो मिलेगा किससे मिलेगा, वो रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट से। इस तरह से इवेंट जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो इवेंट जो हो गया वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इवेंट होता है। इवेंट जो होता है, पर्ट जो होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है, और सीपीएम मेथड जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इस तरह से देख सकते हैं जो मेरा एक्टिविटी हो गया मीन्स 1 का 2 हो गया, इवेंट कौन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, इंस्टेंटेनियस पॉइंट कह सकते हैं। तो 1 बी का 4 हो गया। सी डमी क्या था, डमी 1 था, रिसोर्सलेस एलिमेंट, रिसोर्सलेस है, इसको किसी का जरूरत नहीं होता। तो ये हो गया 1। एक बच गया फ्लोट हो गया 3। तो 2 4 1 3, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 देख लेते हैं कहाँ, 2 4 1 3 दैट इज सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एलिमेंट दिया हुआ ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग, प्लेसिंग स्टील, प्लेसिंग कंक्रीट, और नेक्स्ट दिया हुआ कंक्रीट सीक्वेंस, द करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है किस चीज़ में, टनल कंस्ट्रक्शन। जब हम टनल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब टनल का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस समय जो स्टेप है ड्रिलिंग का, ब्लास्टिंग का, मकिंग का, प्लेसिंग स्टील एंड प्लेसिंग कंक्रीट, इसका सीक्वेंस पूछ रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेसिंग कंक्रीट है। तो कंक्रीटिंग जो होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है किसी भी स्ट्रक्चर बनाने या स्लैब वगैरह में। तो जो लास्ट प्रोसेस होता है वो कंक्रीट होता है। इससे पहले हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। मीन्स प्लेसिंग स्टील जब भी होगा तो पहले प्लेसिंग स्टील होगा, उसके बाद प्लेसिंग कंक्रीट होगा। तो जब भी होगा तो 4-5 पहले होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जो टनल बना रहे हैं, जब टनल के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, टनल को ड्रिल करना पड़ेगा। मीन्स ड्रिलिंग सबसे पहला स्टार्ट होगा, फिर ब्लास्टिंग होगा और फिर मकिंग होगा। मीन्स 1 2 3, उसके बाद 4 और 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से देख सकते हैं कौन सा मेरा 1 2 3 4 5 दैट इज सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो सीक्वेंस हो गया इसका। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 23 नंबर क्या कर रहा है। 23 नंबर कर रहा है फॉर ए गिवन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें क्या ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली प्रोबेबल, मतलब मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है 55 17 एंड 8 डे। तो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिफिनीशन जानते हैं एक्सपेक्टेड टाइम का क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम इंटू टी मोस्ट लाइकली टाइम प्लस
पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। इसी पे हम बैठाते हैं इसको, सारा डाटा जो सब्स्टिट्यूट करते हैं डाटा, तो टी ओ का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, और मोस्ट लाइकली टाइम कितना दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो 8 इंटू 4 करेंगे 32 आ जाएगा, प्लस टी पी कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 6 करेंगे, इसको सोल्व कर रहा है, तो सोल्व करने के बाद मेरा जो डाटा आ रहा है, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं, इसको सोल्व करने के बाद मेरा डाटा आ गया वो 9 आ गया। तो इस तरह से मेरा बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल, इसमें बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 टाइम इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी पेसिमिस्टिक टाइम ओवरऑल डिवाइड बाई 6, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, डाटा 4 एक्टिविटी दिया हुआ है ABCD, एक्टिविटी ABCD दिया हुआ, स्टार्टिंग एट द नंबर ऑफ स्टार्टिंग एट वीक, इस वीक में ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है इस वीक में, रिसोर्स नीडेड पर वीक, रिसोर्स दिया हुआ पर वीक, एक एक्टिविटी जो है एक वीक में कितना रिसोर्स कंज्यूम करता है, रिसोर्स कितना होता है वो दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ ए के लिए, 4 दिया हुआ बी के लिए, 3 दिया हुआ सी के लिए और 7 दिया हुआ डी के लिए। तो पूछना क्या चाह रहा है ये, तो मैक्सिमम टोटल रिसोर्स, अच्छा मैक्सिमम टोटल रिसोर्स इन एन एनी वीक पूछ रहा है कि 4 जब एक्टिविटी दिया हुआ है तो एक कौन सा वीक में नहीं, टोटल जो मैक्सिमम रिसोर्स होगा, मैक्सिमम टोटल रिसोर्स जो होगा किसी एक वीक में वो कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम रिसोर्स निकालना है, टोटल रिसोर्स कितना होगा किस वीक में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं वीक वाइज अरेंज करने का मतलब है 9 से शुरू हो रहा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से कहाँ तक लिखेंगे हम लोग सीक्वेंस, 24 तक खत्म हुआ तो 24 तक लिखेंगे, और ऊपर में हम लोग एक्टिविटी लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। तो ए का जो स्टार्टिंग हुआ 9th वीक से, मीन्स 9 से ए स्टार्ट हुआ है, और पर वीक इसको कितना चाहिए, पर वीक दिया हुआ है 6, तो पर वीक 6 है तो इसको 6 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 6 चाहिए, यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये 16 तक गया, मीन्स 16 तक गया, तो 16 तक इसको 6 पर वीक चाहिए। अब बी एक्टिविटी का देखते हैं, तो 11 से शुरू हुआ और 4 वीक चाहिए रिसोर्स पर वीक, 4 जो रिसोर्स है पर वीक चाहिए, तो इस तरह से 11 मेरा यहाँ आ गया, तो 11 में इसका बी हो जाएगा 4, यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये कहाँ तक गया है 20 तक गया है, तो इस तरह से ये नीचे चलते जाएगा। उसी तरह सी का देखते हैं, सी मेरा कहाँ से हुआ 15 से शुरू हुआ, तो सी 15 से शुरू हुआ, 3 इसका एलिमेंट है, 3 नीचे तक जाएगा 22 तक जाएगा, और जो 12 नंबर है जो डी नंबर है, डी मेरा कहाँ से शुरू हुआ 13 से शुरू हुआ और 24 तक गया, इसका जो रिसोर्स है वो 7 है, तो 13 पर लिखते हैं 7 को, तो डी के लिए सी के लिए हम लोग लिख दिए, और डी के लिए लिखते हैं कहाँ शुरू होगा 13 से, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 7 7 7 नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉमन पॉइंट जो आ गया यहाँ से, तो इसमें तो 15 16 नंबर जो वीक हो गया, इसमें मेरा ये 3 चारों आ रहा है इसमें, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 16th नंबर जो मेरा वीक है उसमें जो रिसोर्स हो गया ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, इसमें 6 था, बी के लिए 4 था, सी के लिए 3 था और ये 7 था, तो मैक्सिमम जो होगा इसी वीक में होगा, और मैक्सिमम जो समेशन करते हैं तो कितना आ रहा 4 4 10 3 13 7 20 20, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम टोटल रिसोर्स कितना आ गया 20। अगर इसमें पूछा किस वीक में होगा, किस नंबर ऑफ वीक में होगा, तो 16th नंबर वीक में होगा, ठीक है, दैट इज बी। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, बस 9 से लेकर के 24 तक अरेंज कर देना, उसके बाद ABCD अलग अलग सब के लिए लिख देना सीक्वेंस में, ये यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू हो रहा, ये यहाँ से शुरू हो रहा, तो ये जो कॉमन डाटा आ गया ये कॉमन डाटा हो गया जिसमें मैक्सिमम होगा, यही वैल्यू इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड इन द पैरेलल में दिया हुआ है द फॉलोइंग टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप इन डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट इन ईच, डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है इसमें कि 3 एक्टिविटी दिया हुआ, तो पूछ क्या रहा है, द फिजिबल रेंज टोटल कॉस्ट कंपोनेंट फॉर द 3 एक्टिविटी, पूछ रहा है फिजिबल रेंज कितना होगा टोटल कॉस्ट का 3 एक्टिविटी का। तो इसमें सबसे हम देखते हैं इसमें क्या है, जो मैक्सिमम जो इसमें फिजिबल टाइम है वो कितना है, मीन्स जो मैक्सिमम जो फिजिबल टाइम है इसमें देखा जाए तो 11 डेज है, मतलब मैक्सिमम 11 डेज तक गया है,
तो क्यों ना हम इसको 11 डेज का निकाल लें, फिर 10 डेज का निकाल लें, फिर 9 डेज का निकाल लें, इसके बाद सबको इसको समेशन कर देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस में निकालते हैं, फर्स्ट केस में 11 डेज के लिए निकाल रहे हैं, अगर ड्यूरेशन 11 डेज पे निकालते हैं तो एक्टिविटी ए का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्टिविटी 11 डेज पे कितना है 12 ए का, तो ए 11 है ही नहीं, तो इसमें मैक्सिमम कितना गया है 8, 11 है ही नहीं तो 10 मैक्सिमम इसका गया, तो मतलब 800 हो जाएगा। बी के लिए कितना हो गया, बी के लिए मेरा 11 डेज के लिए 20 हो गया, सॉरी 1200 हो गया। सी के लिए कितना हो गया, सी के लिए जो एक्टिविटी हो गया तो मैक्सिमम इसमें 7 तक गया, 765 दिया हुआ है, ठीक है। हम 11 डेज के लिए ले रहे हैं तो मैक्सिमम 11 दिया है, तो इसको जो मैक्सिमम डाटा होगा सी का उसको कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम कितना इसमें है 500, तो 500 लिए तो कितना आ गया 2500, तो फर्स्ट केस में मेरा आ गया 2500। इसी तरह से हम लोग सेकंड केस में निकालते हैं। सेकंड केस में किसके निकाले 10 डेज के लिए, फॉर ड्यूरेशन 10 डेज, 10 डेज के लिए ए का निकालते हैं, तो ए का कितना है मेरा 10 डेज के लिए 800 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है 10 डेज के लिए 1350 दिया हुआ है, सी का निकालते हैं तो सी 10 डेज मैक्सिमम का, इसका 10 डेज इसमें है नहीं, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको कंसीडर करते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 7 डेज पे है, तो 7 डेज के लिए 500 दिया हुआ, तो इसको समेशन करते हैं तो कितना आ रहा है 2650 मीन्स 2650 सेकंड केस में आ गया। थर्ड केस में निकालते हैं, एक और केस निकालते हैं किसके लिए, थर्ड इसलिए लेकर तीन एक्टिविटी का दिया हुआ था, इसलिए हम लोग 3 पार्ट में निकाल रहे हैं। तो 3 के निकालते हैं तो अभी 9 डेज के लिए निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 9 डेज कंसीडर करता है। तो 9 डेज पे देखते हैं, तो ए एक्टिविटी का कितना दिया हुआ 9 डेज पे, तो 900 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ, तो बी का दिया हुआ 1500। सी का कितना दिया हुआ, सी का 900 पे भी नहीं है, तो मैक्सिमम 700 वाला ही 9 डेज का नहीं है, तो मैक्सिमम कितना पे लेना पड़ेगा 7 डेज का लेना पड़ेगा। 7 डेज पे कितना आ रहा है, तो 500 आ रहा है। इसको सम करते हैं तो कितना आ रहा है 29 आ रहा है। तो इस तरह से देख लिए हम लोग कि जो फर्स्ट केस जो आया एक्टिविटी का उसमें आया था 2500, सेकंड केस में आया था अगर हम 11 डेज के लिए निकाले थे, तो सेकंड में निकाले थे हम लोग 10 डेज के लिए, तो कितना आया था 2650, ये आया था 10 डेज के लिए। और थर्ड में हम लोग निकाले तो आया था 2900, 2900 किसके लिए आया था ये 9 डेज के लिए। तो जो मैक्सिमम इसका रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक गया 25 से लेकर के 29 तक, 25 to 29। तो इस तरह से हम लोग रेंज देख लेते हैं, ऑप्शन में रेंज पूछ रहा है मेरा कितना तक जाएगा, तो 25 to 29, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस इसमें कंसीडर इसको करना है, जो मैक्सिमम इसका रेंज हो गया, मैक्सिमम फिजिबल रेंज इसमें दिया हुआ है, मैक्सिमम फिजिबल 11 डेज है, तो 11 डेज से कंसीडर करते हैं, उसके बाद नीचे की ओर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर करके इसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर 7.19 यही फिगर है, द डिटेल नेसेसरी फ्रॉम सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क दिया हुआ क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है। तो क्रिटिकल पाथ हम लोग क्या जानते हैं, वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जो क्रिटिकल पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, या फिर टोटल फ्लोट जिसका 0 होगा उस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, और उस पाथ को क्रिटिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर चीज़ इसमें ये होता है कि क्रिटिकल पाथ उस पाथ को कहते हैं जो पाथ लॉन्गेस्ट है, मीन्स लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। तो इसमें कंसीडर करते हैं, तो इसमें दो तरह से देख सकते हैं, तो इसमें टी ई और टी एल दिया हुआ है, मीन्स अगर टोटल फ्लोट निकाला जाए, टोटल फ्लोट तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो अगर इसमें ड्यूरेशन देखते हैं मैक्सिमम किधर से आएगा, तो यहाँ से 1 6 7 7 के बाद यहाँ आ गए हैं, मतलब इधर इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आया, फिर इधर आया, ये आया, इस तरह से जो आया वो मैक्सिमम आया, मीन्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम रेनफॉल इन द फर्स्ट गियर ऑफ ए ट्रैक्टर व्हील टोइंग ए लोड टोटल दिया हुआ, मैक्सिमम इसको 6300 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रैक्टर का वेट दिया हुआ 12.5 टन एंड इट्स ऑपरेटिंग अलोंग ए 2% अपग्रेड एंड रोलिंग रेसिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है रोलिंग रेसिस्टेंस दिया हुआ है, परसेंटेज ग्रेड अपग्रेड दिया हुआ है, टोटल वेट दिया हुआ है ट्रैक्टर का, और इसका खुद का जो रेमपुल है वो दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें रोलिंग रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक ग्रेडिंग रेसिस्टेंस नहीं है, तो ग्रेड रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जो ग्रेड रेसिस्टेंस निकालते हैं तो ग्रेड रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, ग्रेडिंग रेजिस्टेंस फैक्टर इनटू परसेंटेज इनटू वेट। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं क्या, जो ग्रेडिंग रेजिस्टेंस फैक्टर होता है फॉर अर्थ के केस में उसको कंसीडर कितना कर लेते हैं 10 kg पर टन,
10 kg पर टन इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेड, इस यहाँ से क्या निकालते हैं, ग्रेड, यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग ग्रेड रेसिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, ग्रेड रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ग्रेड रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर कितना मैंने अभी एज्यूम किए थे, ग्रेड रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर 10 kg पर टन। ठीक है, वेट कितना दिया हुआ है, 12.5 टन। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज मेरा दिया हुआ 2%, तो 2, इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है मेरा 250 kg। तो यहाँ से हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, एज्यूम क्या निकल के आया, ग्रेड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया वो 25 kg आ गया। इसी तरह से हम लोग रोलिंग रेजिस्टेंस है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और रोलिंग रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 45 kg पर टन दिया हुआ है, और वेट कितना दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है 562.5 kg। तो मेरा रोलिंग रेजिस्टेंस निकल गया, ग्रेड रेजिस्टेंस निकल गया, और इसको रिमपुल, टोटल मैक्सिमम रिमपुल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो मेरा आ जाएगा वो टोटल पुल अवेलेबल आ जाएगा। तो टोटल जो पुल अवेलेबल है, पुल अवेलेबल अगर देखा जाए, पुल अवेलेबल देखा जाए तो टोटल मेरा कितना था, 600 kg, माइनस कर देंगे ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, ग्रेड रेजिस्टेंस इसको माइनस करेंगे तो 250, माइनस करेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना आ गया था मेरा 562.5 kg। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो 5515 kg आ रहा है। ठीक है, 5515 kg। तो इस तरह से मेरा बी आ गया, सिंपल कुछ नहीं था इसमें। ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर को एज्यूम कर लेते हैं कितना, 10 kg पर टन। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर निकाल लेते हैं, ग्रेडिंग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और रोलिंग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। ठीक है, टोटल पुल में से, तो उसको आ जाएगा जो अवेलेबल पुल है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में क्या बोल रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में बोल रहा है यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ऐसा इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इधर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि द यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब साइट पे कोई इंस्ट्रक्शन देता है उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, तो साइट बुक होता है, साइट ऑर्डर बुक। तो इस तरह से एक का मेरा 4 हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें क्या है, मीन्स एक का मेरा 4 हो गया। बी कितना दिया, यूज्ड वाइडली फॉर सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए कौन सा जो है सिविल इंजीनियरिंग में वाइडली यूज किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में वाइडली यूज जो होने वाला है ये तो हो गया मेरा ए के लिए, जो हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिविल इंजीनियर के लिए मोस्ट यूजफुल होता है, दैट इज इसको 3 हो जाएगा। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा जो एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल कौन सा इसमें हो गया, तो यूनिट ऑफ कमांड। यूनिट ऑफ कमांड जो हो गया वो ऑर्गेनाइज जो हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन करना एक मैनेजमेंट का पार्ट है, दैट इज 1, इसका 1 हो गया। तो 4 3 2 1 इस तरह से देख सकते हैं। तो 4 3 2 1 मेरा किस में दिया हुआ, दैट इज ए में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, नेक्स्ट दे रहा है वेज बैचिंग प्रोसीड। जो प्रोसीड कहाँ से होता है, वेज बैचिंग जो होता है, वेज बैचिंग क्या होता है, किसी भी साइट पे जो इच मटेरियल को बैच किया जाता है, बैचिंग किया जाता है, बैचिंग किया जाता है, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं वेज बैचिंग। तो क्या बोला, एजम्पशन दैट डिक्लेयर वेट इन ईच बैग ऑफ सीमेंट, वेचिंग ऑफ द कंटेंट इन ईच बैग, एक्यूरेटली एस्टिमेट द वेट ऑफ ईच मटेरियल। हाँ, ईच मटेरियल का करते हैं वी यूज इन ईच बैच, ईच बैच में ईच मटेरियल को किया जाता है, इसी को हम लोग वेट बैचिंग का प्रोसेस जो होता है प्रोसीड्यूर है। सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मैचिंग का है। तो इसमें मैचिंग में देखते हैं डायरेक्ट दिया हुआ, क्लैक हैमर दिया हुआ, चेयर लेवाइस दिया हुआ, ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर कहाँ यूज होता है, सबसे पहले ड्रॉप हैमर यूज होता है पाइल फाउंडेशन में, एक सिंपल सा मिल गया। ठीक है, उसके बाद डेरिक कहाँ यूज होता है, तो डेरिक यूज होता है मेरा, डेरिक जो होता है स्टील वर्क में यूज होता है, डेरिक जो यूज होता है वो स्टील वर्क के लिए यूज होता है। क्लो हैमर जो हो गया वो वुड वर्क के लिए होता है यूज, और चेयर लेवाइस जो है वो मेरा स्टोन मशीनरी के लिए यूज होता है। तो डेरिक के लिए कौन सा हो गया, स्टील वर्क, डीएस हो गया, डेरिक स्टील वर्क के लिए होता है। तो 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है, कॉस्ट बेनिफिट स्टडी आर इसेंशियल। कॉस्ट बेनिफिट स्टडी है वो किस में इसेंशियल होता है, एसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क, टोटल कॉस्ट निकाल में, स्टैंड द रिलेटिव acceleration in the price, monitor the expenditure
इवेलुएट द विजिबिलिटी एंड वर्थ वाइल ऑफ टेकिंग अप द प्रोजेक्ट, इसको इवेलुएट करने में, वैलिडेट करने में और वर्थ वाइज ऑफ द टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। दैट इज कॉस्ट बेनिफिट जो स्टडी है इसको मेन इसेंशियल किसके लिए होता है, और इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, इवेलुएट द वायबिलिटी एंड वर्थ वाइलनेस, इसको इवेलुएट करने के लिए काम आता है कॉस्ट बेनिफिट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप कैन बी यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग, इसमें से कौन सा पंप जो है वो कॉन्क्रीटिंग में यूज होता है वो पूछ रहा है। तो पिस्टन पंप, पिस्टन ऑपरेटेड पंप ये यूज होता है, पेनोमेट्रिकली ऑपरेटेड ये भी यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल वाला नहीं यूज होता, स्क्रू टाइप भी यूज नहीं होता। तो 1 और 2 जो है दिया हुआ हमें उसको यूज करते हैं कहाँ, पंपिंग में, कॉन्क्रीटिंग में, पंपिंग में। तो 1 2 किस में दिया हुआ, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडर इज यूज मेनली, जो ग्रेडर है यूज मेनली, ग्रेडर कहाँ यूज किया जाता है, तो ये ट्रिमिंग में भी होता है, फिनिशिंग में भी होता है और शार्पिंग में भी होता है। तो फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग, मतलब शेपिंग में भी, फिनिशिंग में भी और शार्पिंग में, तीनों जगह पे ग्रेडर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सकेवेटिंग एंड मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट, इसमें से कौन ऐसा इक्विपमेंट है जो मूविंग भी हो। अच्छा, नोट है, नोट एंड एक्सकेवेटिंग एंड मूविंग। तो ट्रक जो होता है सिर्फ मूविंग होता है, ये क्या कर सकते हैं, ओनली मूविंग कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो जो ट्रक जो मेरा है ओनली सिर्फ है, ओनली मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नोट है जो एक्सकेवेटेड और मूविंग है, तो सिर्फ यही है जो एक्सकेवेट नहीं कर सकता, दैट इज डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 35 नंबर क्या कर रहा है, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सी फुट रोलर यूज होता है। ठीक है, वाइब्रेटर रोलर कहाँ यूज होता है, सैंडी सॉइल के लिए। अगर सैंडी सॉइल है तो वाइब्रेटर यूज करते हैं, और अगर कोहेसिव सॉइल है तो हम लोग सी फुट रोलर यूज करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एक्सकेवेटिंग यूटिलिटी ट्रेंच विथ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ द एक्सकेवेशन इक्विपमेंट यूज्ड, जो एक्सकेवेटिंग यूटिलिटी ट्रेंच विथ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ के लिए अगर यूज करते हैं एक्सकेवेशन तो होता है हॉय, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व द सी फुट रोलर, सी फुट एरल में जो बेसिक एक्शन होता है वो क्नीडिंग होता है, जो क्नीडिंग होता है उसी को, क्नीडिंग जो होता है वो सी फुट रोलर में, क्नीडिंग एक प्रोसेस होता है जो यूज होता है कहाँ, सी फुट रोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द प्रॉफिट्स एंड एसोसिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट आर गिवन बिलो इन द रिस्पेक्ट टू 4 प्रोजेक्ट दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी मेकिंग द प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ प्रॉफिट का, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ। पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। When the motive is maximize of the expected profit, the correct order of the preference, ऐसा इसमें maximize पूछ रहा है। तो maximize करने के लिए क्या होगा, जो maximization पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा होगा, मल्टीप्लाई कर देता है इसमें, सिंपल मल्टीप्लाई कर देता है इसमें, तो कितना आ गया, यहाँ से करेंगे तो लगभग 84 80 मीन्स मैक्सिमम जो आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 3214 3214 इसमें दिया हुआ है, 3214 3214 दैट इज सी। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर करके जो सबसे ज़्यादा होगा, जो मैक्सिमम होगा उसी को फर्स्ट में लिखना है। तो सबसे मैक्सिमम पहले 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, मीन्स 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो 3214 दैट इज सी। नेक्स्ट देख रहे हैं, रिसोर्स लेबलिंग मीन्स, रिसोर्स लेबलिंग क्या होता है, रिसोर्स लेबलिंग मीन्स क्या हो रहा है वो पूछ रहा है। रिसोर्स लेबलिंग जो होता है, रिसोर्स लेबलिंग मीन्स होता है क्या, द इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन रिसोर्स, इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स लेबलिंग, नहीं इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन नहीं होता। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रिसोर्स लेबलिंग में इंक्रीज नहीं होता, ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होता, रिसोर्स का ये यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज रिसोर्स नहीं होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स रहता है, तो ये भी गलत हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्स टू हैव द लिस्ट वेरिएशन, हाँ लिस्ट वेरिएशन के लिए कह सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट रिसोर्स में जो होता है एडजस्टमेंट का, इसमें कम होता है, सबसे मिनिमम होता है, लिस्ट वेरिएशन होता है उसका। तो कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जो रिसोर्स है वो लिस्ट वेरिएशन के साथ होता है। तो कंप्लीट रिवॉल्विंग ऑफ रिसोर्स टू सूट द रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिवॉल्विंग होता है, कंप्लीट इसमें नहीं होता, कंप्लीट रिवॉल्विंग नहीं होता। वैलिडेट द नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट, हाँ वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेटिंग। तो इसमें कह सकते हैं कि पहला जो कि इकोनॉमिकल नहीं होता, ग्रेजुअल नहीं होता, ये यूनिफॉर्म होता है, यहाँ से ये बट याद रख सकते हैं यूनिफॉर्म होता है।
तो ये भी गलत हो गया। मेरा एडजस्टमेंट में लिस्ट वेरिएशन होता है, कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं होता है, और ये होता है। तो मेरा 3 और 5 सिर्फ सही है, 3 और 5 मेरा सिर्फ सही है, 3 5 और करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, फॉर द नेटवर्क शो इन फिगर द नंबर ऑफ ईच एरो डिनोटेड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इन डे फॉर एक्टिविटी 5 6। 5 6 के लिए निकाल पूछ रहा है। 5 6 जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसके लिए टी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है 5 6 के लिए। तो 5 6 के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें निकालते हैं, कहाँ से आएगा 4, यहाँ से अगर मैक्सिमम मेरा 4 आ रहा है, यहाँ से जाएंगे कुछ नहीं, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 9, इधर से जाएंगे तो 8, तो इस रास्ता से अगर जाते हैं तो टोटल कितना आ गया, यहाँ पे 9 9 11 11 9, तो मैक्सिमम जो मेरा आ गया 5 6 के लिए वो कितना आ गया, 9 आ गया। कुछ नहीं, मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम ड्यूरेशन देखते हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन की टी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम लिया जाता है फॉर लिविंग नोड्स के लिए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा टी का जो वैल्यू हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए वो कितना हो गया, 9 आ गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, द टाइम एस्टिमेट ऑफ टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्टर PQRS फॉर एक्सिक्यूटिंग ए पर्टिकुलर जॉब आर एस अंडर, अच्छा टाइम दिया हुआ है, पूछ कह रहा है विच ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टर इज मोर सर्टेन, अच्छा मोर सर्टेन कौन है अबाउट द कंप्लीटिंग द जॉब। इसमें पूछ रहा है कि जो 4 कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है सबका टाइम सब निकाला हुआ दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें मोर सर्टेन जो मतलब मोर सर्टेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं, अगर सर्टेनिटी निकालना है तो इसके जो रिलेशन होता है वेरिएंस में होता है, जो वेरिएंस जो होता है जो वेरिएंस होता है जो वेरिएंस होता है वेरिएंस जो होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, अनसर्टेनिटी का, या फिर कह सकते हैं वेरिएंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्टेनिटी, जो सर्टेनिटी जो है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं पर पूछ रहा है, जो सर्टेन पूछ रहा है कि मोर सर्टेन कौन होगा, तो मोर सर्टेन कौन होगा जिसका वेरिएंस सबसे कम हो, तो सर्टेन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। या फिर कह सकते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है TP माइनस T नोट स्पेसिफिक टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस निकालेंगे पहले, तो वेरिएंस बराबर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, TP माइनस T नोट डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग वेरिएंस निकालते हैं सबका। अगर वेरिएंस निकालते हैं P का, अगर वेरिएंस निकाल रहे हैं मीन्स वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा, वेरिएंस बराबर हो जाएगा मेरा TP माइनस T नोट डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकाल रहे हैं P का, तो P का जो मेरा वैल्यू आएगा यहाँ से, तो P का वैल्यू आ रहा है मेरा 1.7, Q का 1 आ रहा है, और इसका दोनों का आ रहा है 2.25। तो इससे देख सकते हैं कि जो इसका वेरिएंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्टेनिटी, वेरिएंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सर्टेनिटी, और वेरिएंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी, वेरिएंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। तो जिसका वेरिएंस कम है उसका जो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो बेस्ट होगा, मोर सर्टेन किसका होगा, जिसका वेरिएंस कम है। सबसे वेरिएंस कम कितना गया, बी का मेरा 1 आ रहा था, ये दोनों का 2.25 आया था, पी का कितना आ गया था 1.7 आ गया था। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, TP माइनस T नोट डिवाइड बाई 6। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, तो सबसे जो बेस्ट जो होगा इसमें वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बैचिंग। अभी देख रहे थे बैचिंग क्या रिफर करता है, कंट्रोलिंग द टोटल क्वांटिटी एट ईच बैच, ईच weighing accurately the quantity of each material for a job before mixing, the controlling the quantity of each material into each, हाँ कंट्रोल कर रहा है each material each batch, हर एक मटेरियल को कंट्रोल करता है बैच पे, इसी को बोलते हैं बैचिंग, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा आ रहा है 43 नंबर, क्या कर रहा है, व्हील ट्रैक्टर आर रिप्लेस, सो व्हील जो ट्रैक्टर है वो रिप्लेस कर रहा है किसको, क्रैवल ट्रैक्टर का। क्यों, क्योंकि व्हील ट्रैक्टर ट्रैवल फास्टर, हाँ व्हील ट्रैक्टर जो है, व्हील जो ट्रैक्टर होता है वो ट्रैवल करता है फास्टर, इसीलिए इसको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, क्रैवल ट्रैक्टर से।
करेला ट्रैक्टर है और मोर एक्सपेंसिव, हाँ ये महंगा होता है, इस वजह से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल ट्रैक्टर को रिप्लेस किया जा रहा है किसके जगह पे, ट्रेलर ट्रैक्टर की जगह पे। तो क्यों किया जाता है कि पहला ये है कंडीशन कि बिल ट्रैक्टर जो होता है काफ़ी फास्टर मूव करता है, और जो बिल है जो चीपेस्ट होता है किससे कंपेयर में, वो ट्रेलर से। तो ट्रैक पार्ट ऑफ ट्रेलर बियर आउट क्विकली, जो ट्रैक पार्ट है ट्रेलर का वो जल्दी ही बियर आउट हो जाता है। तो इससे कहते हैं ये भी सही है। ट्रेलर ट्रैक्टर हैव स्टिक कंट्रोल नहीं, स्टिक कंट्रोल नहीं होता, इसके वजह से रिप्लेस नहीं करता। 1 2 3 ही रीजन है जिसके वजह से बिल ट्रैक्टर को रिप्लेस किया जा रहा है ट्रेलर ट्रैक्टर से। तो 1 2 3 इसमें देख लेते हैं कौन सा, 1 2 3 सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का फिर से है। तो मैचिंग में क्या दिया हुआ है, एक्सकेवेशन एंड मूविंग, प्योर एक्सकेवेशन, प्योर ट्रांसपोर्टेशन, प्योर होस्टिंग। अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ और वर्किंग कंडीशन जो इसका वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस वर्क के लिए यूज किया जाता है वो दिया हुआ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ ट्रक। तो ट्रक जो होता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ से दिया हुआ प्योर ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा यूज होगा, तो सिर्फ ट्रक होगा। तो इससे कह सकते हैं कि प्योर ट्रांसपोर्टेशन में कौन हो गया, और ट्रक हो गया। एक्सकेवेशन कहाँ यूज होता है, एक्सकेवेशन जो होता है एक्सकेवेशन एंड मूविंग दोनों में होता है। पावर सोवेल जो होता है दोनों में यूज होता है। तो इसको कह सकते हैं पावर सोवेल में यूज हो गया। तो इसके बाद हो गया, अब देखते हैं प्योर एक्सकेवेशन कौन में होगा, तो प्योर एक्सकेवेशन के लिए कौन सा होगा, तो ड्रैग लाइन जो हो गया वो प्योर एक्सकेवेशन होता है, मूविंग इसमें नहीं होता है। प्योर होस्टिंग के लिए डेरिक हो गया, मीन्स 1 हो गया। तो 3 4 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 2 1 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेटेड लोड of lifting crane as percentage of tripping load at a specified radius for trailer mounted and pneumatic tire mounted match would be respectively। ऐसे परसेंटेज पूछ रहा टिपिंग लोड का, तो ट्रेलर लोडर का कम होता है, इसका 75% के आसपास होता है, और टायर माउंटेड का ज़्यादा होता है, मीन 85% के आसपास होता है। तो कह सकते हैं जो ट्रेलर माउंटेड जो हो गया उसके लिए 75 और टायर माउंटेड जो हो गया 85, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, द एयरलेस्ट डेट एंड लेटेस्ट डेट ऑफ द इवेंट 3 10 आर गिवन इन द टेबल। अच्छा 3 और 10 दिया हुआ है, लेटेस्ट एंड ईयरलेस्ट एंड लेटेस्ट फिगर में दिया हुआ है। बोथ द इवेंट एंड इट्स ड्यूरेशन दिया हुआ 10 वीक। द इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछ रहा है क्या होता है। तो हम लोग एक ट्रिक्स इसमें देखे थे, टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या था ट्रिक्स मेरा, कि एल ई ये याद रखना, और एक बार नीचे से एल ई लिख देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कौन सा, टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया जे का, ये हो गया आई का। ये सिर्फ याद रखना कि पहला पार्ट होता है जे का, ये टोटल फ्लोट के लिए, ये फ्री फ्लोट के लिए, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट ई और एल हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट बराबर क्या होता है, तो ई जे माइनस एल आई माइनस टी आई जे, ये हो गया। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट का निकालते हैं। अब देख लेते हैं कि ई जे मेरा कितना आ गया, ई जे निकालना है, मीन्स आई हो गया और ये जे हो गया। तो ई जे, ई का जे देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, जे का ई कितना दिया हुआ है, ई मेरा जे था, ई मेरा आई था। तो ई निकालना तो ई जे ई दिया हुआ है, और एल आई निकालना तो एल ये दिया हुआ है। तो ई जे माइनस एल आई माइनस टी आई जे, तो ई कितना हो गया 40 माइनस 25 माइनस टी कितना दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 10 वीक। तो 10 25 माइनस 35 बराबर हो गया 5। इस तरह से मेरा ये आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्या कर रहा, द नेटवर्क रूल्स आर कॉमन टू all the activity on arrow networking system. The use of computer for making computation may impose certain rule. Which of the following basic rule of network logic are correct? इसमें पूछ रहा जो रूल दिया हुआ उसमें कौन करेक्ट है। अब रूल देखते हैं क्या है, 3 रूल दिया हुआ, तीनों रूल को देखते हैं बारी बारी से। बिफोर एन एक्टिविटी में begin all the activity preceding it may be completed। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि अगर कोई एक्टिविटी हम
स्टार्ट कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले का जो कोई भी एक्टिविटी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो ये सही है कि जब मेरा ए और बी अगर दोनों कंप्लीट होगा तभी जो सी जो होगा शुरू होगा। ए और बी अगर जब कंप्लीट होगा तभी सी शुरू होगा, यही बोल रहा है। बिफोर एन एक्टिविटी मे बिगिन ऑल द एक्टिविटी प्रीसीडिंग इट मे बी कंप्लीटेड, मतलब सी को शुरू होने से पहले जो है ए और बी को कंप्लीट होना कंपलसरी है। तो ये मेरा सही रूल है, तो इस तरह से कह सकते हैं, ये मेरा सही हो गया। सेकंड है, एनी टू इवेंट्स मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नो मोर देन वन इवेंट, नो मोर देन वन इवेंट। ये भी कहीं कहने का मतलब ये है कि अगर दो जो इवेंट है तो जो इवेंट जो कनेक्टेड है एक एक्टिविटी के अलावा और नहीं कनेक्ट होना चाहिए। मीन्स दो इवेंट जो है नॉट कनेक्टेड मोर देन वन इवेंट, सॉरी दो इवेंट, टू इवेंट्स नॉट कनेक्टेड बाय मोर देन वन एक्टिविटी। ये कह रहा एनी टू इवेंट मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नो मोर देन वन एक्टिविटी, मीन्स दो इवेंट नॉट कनेक्टेड, नहीं कनेक्टेड होना चाहिए एक से ज़्यादा एक्टिविटी को। तो ये भी सही रूल है। इवेंट नंबर मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट इन द नेटवर्क, इवेंट जो नंबर होता है, मान लीजिए मेरा नेटवर्क है, ये हमारा नेटवर्क ये 1 है, 2 है, 3 है, तो फिर से हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, मीन्स डुप्लीकेट नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 है डबल बार नहीं लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इवेंट नंबर मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट इन द नेटवर्क, तो ये भी सही रूल है। मीन्स ये भी ये तीनों रूल जो है वो सही है, किसके लिए, एरिया ऑन एरो डायग्राम के लिए, एरिया ऑन एरो नेटवर्क है उसके लिए तीनों रूल सही है। तो इस तरह से मेरा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फ्लोइंग the flow network of the activity of the project are shown in the network given in the figure। अरे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी फ्लो एंड द क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है। क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का है ये, सिर्फ क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें जानते हैं क्या, क्रिटिकल पाथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ जो हो गया, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो पाथ हो गया उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ जो हो गया उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। या फिर टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी का जीरो होता है, टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी का जीरो होता है उस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी, और उस पाथ को क्रिटिकल पाथ कहते हैं जहाँ से वो क्रिटिकल एक्टिविटी अप्लाई करता है। तो इस तरह से हम लोग क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है, तो क्रिटिकल पाथ इस नेटवर्क को अगर सही से दिखता तो निकाल लेते हैं, बट इस नेटवर्क को दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो होगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो है उसको छाट लेंगे, उसी पाथ को हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, कॉस्ट ऑफ ओनिंग ए इक्विपमेंट वुड इंक्लूड, किसी कॉस्ट को, जब कोई इक्विपमेंट जब खरीदते हैं, जब कोई इक्विपमेंट को हम खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड रहता है। तो कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड फ्यूल नहीं रहता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, वैगस रहता है, क्यू रहता है, एंड फ्यूल नहीं रहता है। तो फ्यूल नहीं है, ये फ्यूल नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फिर फ्यूल आ गया तो नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, मेजर रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन, मीन्स डी मेरा इंक्लूड रहेगा इसमें, कि डी रहेगा इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड रहता है। तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, मेजर रिपेयर रहता है, डिप्रिसिएशन रहता है, दैट इज डी। फ्यूल छोड़ के बाकी सब इसमें। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टडी फॉर, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्यों स्टडी करते हैं, तो कंपेराइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करने के लिए नहीं, कंपेरिजन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटी, एसेट एंड लिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए नहीं, ये नहीं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, आउटपुट चेंज होता है जो इनपुट के, उसकी वजह से, हाँ ये इसके वजह से हम लोग, इसीलिए हम लोग सेंसिटिविटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है। तो सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला जो होते हैं, सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, ये हो गया सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला। ये जो होता है वो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर का फार्मूला। एक दोनों में रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल रिकवरी फैक्टर माइनस आई, ये हो गया दोनों में रिलेशन। ये दिया हुआ था क्या, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, और ये दिया हुआ था सिंकिंग फंड फैक्टर। तो पूछ इसमें रहा था सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर, तो ये हो गया सिंकिंग फंड फैक्टर, ये हो गया मेरा कैश रिजर्व कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ये हो गया सिंकिंग फंड फैक्टर। दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे बराबर
SFF बराबर कितना होगा, CRF कैपिटल रिकवरी फैक्टर माइनस आई, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह से इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा 52 नंबर। इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग CPM मेथड द नेटवर्क एनालिसिस द क्रैशिंग पूछ रहा है ऑफ द एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ। क्रैशिंग हम लोग करते हैं कहाँ से, अलोंग क्रिटिकल पाथ, और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम हो, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज डन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, तो ईस्ट कोस्ट स्लोप, जिसका कोस्ट स्लोप कम रहेगा। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नहीं, हाईएस्ट कोस्ट स्लोप, हाईएस्ट नहीं, लिस्ट कोस्ट स्लोप, हाँ लिस्ट कोस्ट स्लोप पर करते हैं। तो ये पूछ रहा है जो क्रशिंग होगा अलोंग क्रिटिकल पाथ होगा, और कहाँ से होगा, लिस्ट कोस्ट स्लोप जिसका रहेगा, दैट इज सी। कोस्ट स्लोप हम लोग क्या होता है, कोस्ट स्लोप को हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल सी बाई डेल टी, मीन्स क्रश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रश टाइम, ये होता है CN/NC। इसको सिंपल याद रखना, CN डिवाइड बाई NC, ये होता है कोस्ट स्लोप का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रोड प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहा, जो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट हो गया रोड प्रोजेक्ट के लिए कौन सा होता था, डिटेल एस्टिमेटेड नहीं होता है। द सेवरल अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इतना द सॉइल सर्वे, हाँ सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, कॉन्सेप्ट डिजाइन, ये जो होता है प्रीलिमिनरी होता है किसके लिए, रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो रोड प्रोजेक्ट के लिए कौन सा हो गया, सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे एंड कॉन्सेप्ट, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, रिगार्डिंग द यूज ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर। अच्छा, मैकेनिकल वाइब्रेटर जब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब लार्ज वॉल्यूम हो या स्मॉल वॉल्यूम हो, स्मॉल वॉल्यूम या लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो, उसके लिए हम लोग वाइब्रेटर यूज करते हैं, हाँ वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं। मिक्स कैन हैव हाई वैल्यू ऑफ स्लम, हाई वैल्यू ऑफ स्लम नहीं, स्लम का जो वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा। जब स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लम के लिए यूज करते हैं तभी हम लोग, जो कंक्रीट का जो स्लम्प होता है जो स्मॉल रहता है, तभी हम लोग वाइब्रेटर को यूज करते हैं। तो इस तरह से मेरा दो गलत हो गया। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी हाई, हाँ डेंसिटी हाई रहेगा तो हम लोग वाइब्रेटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा गया तो जो पहला जो स्लम्प वैल्यू होना चाहिए कंक्रीट का वो कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी हम लोग वाइब्रेटर यूज करते हैं, हाई के लिए नहीं करते। तो दो को छोड़ के 1 और 3 मेरा सही है। तो 1 3 किस में सही है वो देख लेते हैं, 1 और 3 मेरा बी में सही है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 2.8 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर टू ए हाइट 7.5 मीटर इफ द टोटल लॉस ऑफ हेड इन द पाइप सिस्टम इज 0.25 एंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप 80%। कहने का मतलब ये है कि डिस्चार्ज दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल लॉस दिया हुआ है और इफिशियंसी दिया हुआ पंप का। तो क्या पूछ रहा है, ब्रेक हॉर्स पावर पूछ रहा है। ब्रेक हॉर्स पावर मीन्स BHP, ब्रेक हॉर्स पावर पूछ रहा है। तो ब्रेक हॉर्स पावर का एक फार्मूला होता है, ब्रेक हॉर्स पावर का फार्मूला क्या होता है, गामा QH डिवाइड बाई इफिशियंसी, ठीक है। तो अब इसमें बैठा देते हैं सारा इस वैल्यू पे, तो इसको निकालते हैं। निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले गामा का जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं। जो दिया हुआ है यूनिट वेट कितना दिया हुआ है इसका, अगर BHP निकाल रहा है मीन्स ब्रेकिंग हॉर्स पावर, तो हो जाएगा मेरा गामा QH डिवाइड बाई एफिशिएंसी। गामा मेरा कितना दिया हुआ है 9.8, अगर लेते हैं बाटर दिया हुआ तो बाटर के लिए 9.8 ले सकते हैं। तो 9.81 केन में होता है, तो इसको केन में होता है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए, ये हो गया। डिस्चार्ज मेरा 2.8 दिया हुआ था। ये इंडिविजुअल देख लेते हैं कितना कितना। पहले तो हम लोग देखें कि BHP का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गामा QH डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो अब देखते हैं गामा का वैल्यू कितना हो रहा है। तो गामा का जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है वाटर के लिए केन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया SI यूनिट में, ठीक है। Q कितना दिया हुआ था 2.8 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। H कितना हो जाएगा, H टोटल हो जाएगा 7.5 मीटर प्लस में टोटल जो लॉस हो गया 2.5 मीटर, ये टोटल लॉस हो गया तो 7.75 हो गया। और इफिशियंसी दिया हुआ 80%, इसको कन्वर्ट करेंगे HP में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4.6 में अगर करेंगे तो HP में आ जाएगा। तो HP में कन्वर्ट करना है इसको, HP में दिया हुआ है, हॉर्स पावर में दिया हुआ तो 746 से डिवाइड कर देंगे तो जो टोटल आ गया BHP का। तो BHP का देख लेते हैं यहाँ से, BHP कौन सा हो गया,
BHP ये 7.5 नहीं 7.75 हो जाएगा। 7.75 इसमें दिया हुआ है, 7.75 ठीक है। ये 7 ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 746 था, एक से एक कट गया बस 740, तो 74 75 दिया हमें, सेम सी दिया हुआ। तो इसका जो वैल्यू आ गया गामा क्यू एच डिवाइड बाई एफिशिएंसी का, तो गामा मेरा देखें तो कितना 9.8 को जगह पर 10 है, 10 से 10 काट दिया तो 1000 हो गया, 2.8 हो गया, एच 7.75 आ गया डिवाइड एन। इफिशियंसी दिया हुआ 80% और इसको हम एचपी में निकालते हैं तो 746 वाट जानते हैं, तो 746.5 हो गया इंटू 0.8 हो गया। ये हो गया टोटल बीएचपी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन द प्रोजेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन द क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, इन ए प्रोजेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग बिल फॉर द मंथ, द रेट कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंक्रीटिंग 1000 पर मीटर क्यूब, जो रेट है 1000 पर मीटर क्यूब के हिसाब से दे रहा है। द कंजम्पशन ऑफ नंबर ऑफ सीमेंट बैग फॉर बेड 50 kg इज, मतलब जो प्रोजेक्ट में जो खत्म हुआ सीमेंट वो 50 kg का 527 बैग सीमेंट खत्म हुआ है। तो मिक्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है मेरा 1:1.4:2.7 विथ बारह सीमेंट रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में निकालते हैं, उसके बाद हम लोग टोटल जो पेमेंट हुआ है वो कितना होगा वो निकालेंगे। 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 दिया जा रहा था, हम लोग पहले जो मीटर क्यूब के फॉर्म में निकाल लेते हैं इसका टोटल वॉल्यूम कितना यूज हुआ है कंक्रीट। तो निकालते हैं क्या, पहले सीमेंट का जो वॉल्यूम निकालते हैं। सीमेंट मेरा 50 kg कितना बैग हुआ है 50 kg का, 50 kg का जो है वो 527 बैग यूज हुआ है। तो हम लोग इसको एक बैग का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कितना होता है 50 kg का है, उसका जो डेंसिटी होता है सीमेंट का अगर ओपीसी यूज करते हैं तो 1440 आ रहा है। इसका जो वॉल्यूम आ गया वो होता है 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब। तो हम सीमेंट का जो वॉल्यूम देख लें एक बैग का वो 0.035 मीटर क्यूब होगा, टोटल 527 हुआ यूज, तो 527 लिख लिए। तो जो इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा 18.45 मीटर क्यूब। तो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। अगर यहाँ से वाटर का वॉल्यूम निकाला तो वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ था मेरा 0.52, तो वाटर कितना आ जाएगा मेरा 0.52 इंटू 0.52 टोटल हो गया 18.45। तो इससे निकाल लिए। अब क्या निकालना है इसमें, हम लोग एक और जानते हैं क्या कि अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 1.54 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट आ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट बराबर कितना हो जाएगा 1/1.54 मीटर क्यूब कंक्रीट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर निकाला जाए 1 मीटर क्यूब का तो हो रहा 3/2 2/3 मीन्स 1 मीटर क्यूब ड्राई इज इक्वल टू 2/3 कंक्रीट। टोटल कंक्रीट हो गया 2/3 का। तो हम लोग जो निकाले टोटल जो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, वो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, टोटल वॉल्यूम आ रहा है तो 2/3 इंटू सीमेंट का एक बैग का कितना आ गया था, मतलब टोटल सीमेंट का वॉल्यूम कितना आ गया एक यूनिट का, तो आ गया था 18.45। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टोटल जो मिक्स प्रोपोर्शन हो गया 1 + 1.4 + 2.75, इसको ऐड करेंगे तो टोटल सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मीन्स सी आ रहा है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3.2 आ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब में जो हो रहा है 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 पे कर रहा है, तो 63 के लिए कितना यूज करेंगे वो आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब में हम लोग 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 पे कर रहा था बिल, तो 63 आ रहा था, 63 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। तो 63 के लिए कितना आ गया 63 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 के आसपास ये आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग वहीं से करना है कि पहले सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लेना है कितना होगा, फिर सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर सैंड का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लिया, वाटर का वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल का ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम में, ड्राई वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से जो वॉल्यूम आ गया टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो टोटल मेरा बिल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैचिंग का। तो मैचिंग में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट पॉलिसी, मैचिंग पूरा देख लेते हैं, छोटा करना पड़ेगा। द ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू ए मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है अचीविंग ए प्रोजेक्ट का वो क्या है,
ट्रांसपोर्ट पॉलिसी देख रहे हैं क्या है, ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू ए मेथड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो होता है ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, इसको कहते हैं प्लानिंग। जो ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू ए मेथड, जो ट्रांसलेट कर रहा है किस में, पॉलिसी कर रहा है, एक मेथड है किस में है, वो प्लानिंग कहते हैं। दैट इज टू कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइनिंग कर रहा है उसको क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग, जो अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर रहा है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ट्रांसमिस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द सुपरवाइजिंग स्टाफ। जो इंफॉर्मेशन है वो सुपरवाइजिंग स्टाफ को फॉरवर्ड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे के पास। इस तरह से हम लोग देखें जो ट्रांसलेट पॉलिसी जो इनटू ए मेथड में जो अचीविंग जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा वो प्लानिंग कर रहा है, जो डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मीन्स इसका 2, इसका 3, इसका जो हो गया ट्रांसलेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द सुपरवाइजिंग स्टाफ को ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट कर, इसको डायरेक्टिंग बोलेंगे। दैट इज 4, तो एक बच गया, डी का हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में दिया हुआ, दैट इज बी। 2 3 4 1, सॉरी 2 3 4 1 कहाँ दिया हुआ, 2 3 4 1, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। जो डिफरेंट पूछ रहा है, डिफरेंस क्या, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट को क्या कहते हैं। इंटरफेरिंग फ्लोट तो हम लोग जानते हैं, जो इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है, इंटरफेरिंग फ्लोट बराबर होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो यही का डेफिनेशन पूछ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, सम ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड टेल स्लैक इज नोट एज फ्री फ्लोट, तो ये भी सही है, सम होता है। सम ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट, टेल स्लैक एंड इंटरफेरिंग फ्लोट इज नोट एज टोटल फ्लोट, तो ये भी सही है। मीन्स कहने का मतलब तीनों डिफिनीशन दिया हुआ वो सही है, मीन्स 1 2 3 आर ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है कौन, तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, हम लोग कितनी बार बनाए हैं इसको, ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कौन सा होगा, इसमें चेक कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लाने के लिए हम लोग 4 3 7 3 10, अगर इस पार्ट से आते हैं 4 3 7 3 10, यहाँ तक 10 आ रहा है। लेकिन इधर से आते हैं 4 7 11, अगर इस पार्ट से आते हैं यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ तक आने में हमको कितना लगा, 4 और 7 11। इधर से आते हैं तो 3 3 6 10, तो इधर से आ रहा है तो 11 आ रहा है। 11 के बाद 6 17, तो यहाँ तक ये पाथ जो मेरा हो गया लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। तो 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8, तो इसका जो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8 कहाँ दिया हुआ, 1 2 3 1 2 3 5 7 8, दैट इज बी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्टिविटी पी फॉलो बाई क्यू, अच्छा एक्टिविटी पी फॉलोड बाई एक्टिविटी क्यू विच इज टर्न इन फॉलोड बाई एक्टिविटी आर। पी जो है फॉलो कर रहा है क्यू को, द एक्टिविटी पी इज फॉलोड बाई एक्टिविटी क्यू विच इज टर्न फॉलोड बाई आर, मीन्स पी सॉरी क्यू, पी जो है फॉलो कर रहा है क्यू को और ये फॉलो कर रहा है आर को। इस तरह से एक फॉर्म बना हुआ है पी क्यू आर लिखा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन द रिलेशन ऑफ द चॉइस फिजिकल ड्यूरेशन टेबल। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट पूछ रहा है दिया हुआ टेबल में, फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज टेकन टुगेदर द मिनिमम पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द टोटल ड्यूरेशन 28 डेज। तो पहले हम लोग टोटल नॉर्मल ड्यूरेशन निकालते हैं कितना है इसका, तो नॉर्मल ड्यूरेशन निकालते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इसमें 7 8, इसका मैक्सिमम 7 हो गया, इसका मैक्सिमम 8, इसका मैक्सिमम 9। तो नॉर्मल ड्यूरेशन जो मेरा हो गया, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 7 8 7 15 15 5 20 24 डेज। तो नॉर्मल ड्यूरेशन हो गया 24 डेज आ गया। मीन्स कह सकते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन मेरा कितना आ गया 24 डेज। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये टोटल 21 ड्यूरेशन में, मीन्स हम लोग 3 डेज का क्रशिंग करना पड़ेगा, 3 डेज क्रशिंग करना पड़ेगा। क्रशिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग कहाँ से शुरू होगा, और इसमें नॉर्मल ड्यूरेशन पूछता तो 24 डेज इसका था, लेकिन क्रशिंग कितना करना है हमको, क्रशिंग करना 3 डेज का, 3 डेज का क्रशिंग करना है। तो क्रशिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे डेल सी बाई डेल टी मीन्स स्लोप जो होता है जिसका मिनिमम होता है, डेल सी बाई डेल टी जो मिनिमम होगा वहीं से निकालता है। अब इसका डेल सी बाई डेल पी निकालते हैं किसका, बारी बारी से। डेल सी मीन्स स्लोप जो होता है
स्लोप निकालते हैं किसका, पहले पी का निकालेंगे, फिर क्यू का निकालेंगे, फिर आर का निकालेंगे, एलोंग क्रिटिकल पाथ के एलोंग निकालेंगे, और जिससे मिनिमम होगा और उसको तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको वैल्यू मेरा आ रहा है 77,000। तो इस तरह से कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू हो गया 28 डेज के लिए वो 77,000 आ गया 28 डेज के, दैट इज डी। थोड़ा प्रोसेस लंबा इसलिए यहाँ पे पूरा सोल्व नहीं किए, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं वो 77। सबसे प्रोसेस वही है डेल सी बाई डेल टी निकालने का, डेल सी बाई डेल टी निकाल लेना, पी का, फिर क्यू का, फिर आर का, उसमें भी 3 डेज का क्रसिंग करना है। तो करने के बाद जो मिनिमम आएगा उसको ऐड करेंगे तो 77,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, द कैपिटल रिकवरी फैक्टर CRF का वैल्यू एट 15% पर एनम डिस्क्रिप्ट कंपाउंडिंग फॉर 4 ईयर इज 3.5 में CRF का जो वैल्यू दिया हुआ 0.35 दिया हुआ, 0.35 दिया हुआ है। एट 10,000 डिपॉजिट नो एट 15% पर एनम डिस्क्रिप्ट कंपाउंडिंग विल बी इल्ड इन। अच्छा, डिस्क्रिप्ट कंपाउंडिंग अमाउंट पूछ रहा हो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होगा, यहाँ से p इंटू 1 प्लस आई किसके 4 ईयर के लिए पूछा है ना, 4 ईयर के लिए, तो 4 माइनस 1, ये इतना वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं और अलग फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, अगर यहाँ से देखें हम लोग p1 प्लस आई माइनस 1, इसको और सॉल्व किए तो और सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है p इंटू आई डिवाइड बाई आई 1 प्लस आई टू द पावर 1 माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसको बोलते हैं हम लोग सिंकिंग फंड फैक्टर। तो इसको सिंकिंग फंड फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंकिंग फंड फैक्टर में x के वैल्यू को कन्वर्ट किए तो p इंटू आई डिवाइड बाई सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर को और क्या लिख सकते हैं, सिंकिंग फंड फैक्टर को और अगर CRF को फॉर्म में लिखे तो CRF को फॉर्म में लिखते हैं तो सिंकिंग फैक्टर p इंटू आई दिया हुआ है, सिंकिंग फंड फैक्टर बराबर होता है CRF माइनस आई, CRF माइनस आई। तो यहाँ से वैल्यू पुट किए सबका, CRF दिया हुआ, आई दिया हुआ, पी दिया हुआ, पी मेरा 10,000 दिया हुआ था, 10,000 हो गया, आई कितना दिया हुआ 15% दिया हुआ तो 15 हो गया, 15 हो गया डिवाइड बाई CRF का दिया हुआ 0.35 दिया हुआ है और आई कितना दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा x का जो वैल्यू आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा, x का जो वैल्यू आ रहा है वो 75,000 सिंपल। इसमें बेसिक वही निकालना है कि फॉर्मूला याद रखना, x इज इक्वल टू p 1 प्लस आई, 4 ईयर के लिए है तो n के बराबर 4 हो जाएगा माइनस 1। इसी को हम कन्वर्ट किए SRF में के फॉर्म में या CRF को फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद मेरा आ गया पी आई डिवाइड बाई SFF सिंकिंग फंड फैक्टर। इसको और कन्वर्ट किए तो आ गया क्या, पी आई डिवाइड बाई CRF माइनस आई। बाकी सबका वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद x का वैल्यू निकालिए और कितना आ गया 7500, दैट इज ए, 7500 दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं ए मशीन कोस्ट 16,000 बाई कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्लाइन। अच्छा, कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्लाइन बैलेंस मेथड, कांस्टेंट रेट्स ऑफ द डिप्रिसिएशन इट्स साल्वेज वैल्यू आफ्टर एन एक्सपेक्टेड लाइफ। साल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 2000, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया हुआ 3 ईयर, तो डिप्रिसिएशन पूछ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछना कितना होता है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन बैलेंस मेथड में 1 माइनस CS माइनस CI डिवाइड बाई टू द पावर m, ये होता है कांस्टेंट डिक्लाइन बैलेंस मेथड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा 1 माइनस C साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू टू द पावर एक्सपेक्टेड लाइफ। इसको वैल्यू पुट करते हैं, CS बराबर कितना दिया हुआ 2000 दिया हुआ, CI बराबर कितना दिया हुआ 16,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व किए इसको तो 1 माइनस 2 बाई 16 टू द पावर 16 बाई m दिया हुआ था 3, इसको सॉल्व किया तो 1/8, 1/8 कब आप किए तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो यहाँ से मेरा जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया 1/2 आ गया, दैट इज 1/2 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्या पूछ रहा है, द आउटगो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड 2,000 यूनिट ऑफ मनी at year 0. The following 4 alternative of the revenue earning scheme, the 4 scheme दिया हुआ are considered in possibility each at 6% ROR।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग एनुअल अर्निंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एनुअल अर्निंग निकालेंगे। एनुअल अर्निंग निकाल रहे हैं। एनुअल अर्निंग निकालते हैं। एनुअल अर्निंग निकालते हैं, इसके लिए CRF कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड SRF SFF सिंकिंग फंड फैक्टर दोनों का वैल्यू निकालते हैं। तो अर्निंग एनुअल अर्निंग निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में जो निकाले एनुअल अर्निंग, तो फर्स्ट पार्ट का जो आया है 6 यूनिट का, इसका जो वैल्यू आ गया है वो मेरा आ रहा है 600। सेकंड पार्ट में निकाल रहे हैं, तो सेकंड पार्ट पर जो अर्निंग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 633 आ रहा है। मीन्स इसको और अलग अलग लिखे तो पूछ क्या है इसमें, फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कि सबसे कम किसका होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा किसका होगा, मीन सबसे ज़्यादा किसका होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ाना। तो सबसे इसको इंडिविजुअल निकालते हैं। इन्वेस्टर का जो इनकम है अर्निंग एनुअल इनकम वो निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट केस में जो मेरा एनुअल इनकम आया है वो 600 आया है। सेकंड में 633 आया है। थर्ड केस में जो अर्निंग आ रहा है एनुअल इनकम वो 566 आ रहा है। फोर्थ केस में जो आ रहा है वो 592 आ रहा है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज़्यादा है उसको लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, दैट इज सबसे ज़्यादा इसमें कौन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा 2 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद कौन सा 4 है, और सबसे कम मेरा 3 है। 2 1 4 3 ऑप्शन देख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। 2 1 4 3 2 1 4 3 तो है नहीं, 2 1 तक मैच कर रहा है, जो नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं जो इसका जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीक्वेंस होगा वो 2 1 3 4 के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से मेरा जो ये CPM का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। इस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो टॉपिक था गुप्ता एंड गुप्ता का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम लोग इस पार्ट में क्या देखें, 121 से लेकर के 163 तक के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये लास्ट पार्ट था यहाँ से। इससे पहले भी हम लोग अलग अलग पार्ट में 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं।